आरबीआई पिछले 13 साल से क्रिप्टो के खिलाफ है और 2013 में पहली वार्निंग आई थी और आज 2026 है और क्रिप्टो आज भी इंडिया में चल रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि आरबीआई क्रिप्टो को डिसलाइक करती है या नहीं, सवाल ये है कि अगर इतने सालों से बैन चाहती है तो बैन हुआ क्यों नहीं, और अगर सरकार बैन नहीं करना चाहती तो आरबीआई बार बार पार्लियामेंट के सामने जाकर ये बात क्यों रिपीट करती है, इन्वेस्टर को क्यों पैनिक करती है? क्योंकि टैक्स तो आप ले रहे हो और मुझे इस बात का बहुत तेज गुस्सा है। अगर आपको भी गुस्सा हो तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारा गुस्सा पहुंचे। तो देखिए, मेरी बात मानिए, ये लड़ाई बिटकॉइन की है ही नहीं, ये लड़ाई है कंट्रोल की। तो आज की वीडियो में पूरी हिस्ट्री, लेटेस्ट अपडेट और वो असली वजह जो कोई चैनल आपको क्लियरली बताता नहीं है, सब बताऊंगा। लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको बताने वाला हूं आगे क्या होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, जिसे कि क्रिप्टो इन्वेस्टर, क्रिप्टो ट्रेडर का पिक्चर क्लियर रहे या वो तैयारी के साथ ट्रेड करते रहे। अगर मन में डर हो तो डर मैं यहीं पर खत्म कर देता हूं। मेरा पर्सनल नजरिया है क्रिप्टो बैन नहीं होगा, ठीक है? बस सरकार गर्दन पकड़ के रहेगी। कैसे गर्दन पकड़ के रहेगी और क्यों बैन नहीं होगा, यही पूरी वीडियो की कहानी होने वाली है, जो हमेशा के लिए जिंदगी भर का डर आपका खत्म कर देगी। और क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, करना चाहते हैं तो CoinDCX में अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर क्रूड में ट्रेड कर सकते हैं, यूएस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। हमारे लिंक से अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। टेलीग्राम में ऐड करेंगे, आपके साथ लाइव लर्निंग देंगे, आपको सिखाएंगे, स्ट्रैटेजी देंगे। जो भी भविष्य में एआई बेस्ड भी टेक्नोलॉजी लाएंगे वो सब हम अपने CoinDCX में अकाउंट खोलने वाले, हमारे साथ ट्रेड करने वाले यूजर को देने वाले हैं। तो अनलिमिटेड बेनिफिट मिलेगा। आईएनआर में पेमेंट करोगे, आईएनआर में पेमेंट पाओगे, 24/7 है, FIU रजिस्टर्ड है और इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अकाउंट ओपन कीजिए और गूगल फॉर्म भर दीजिए। तो पहले बात करते हैं उस न्यूज की जो इस हफ्ते ट्रेंड की। 8 जुलाई 2026 को राइटर्स ने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पर एक रिपोर्ट छापी। उसमें सामने आया कि आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट सबमिशन में यूनियन गवर्नमेंट को क्लियरली बोला है कि भैया प्राइवेट क्रिप्टो को बैन कर दो। अब इससे पहले 2 जुलाई 2026 को पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के सामने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रोहित जैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पी वासुदेवन ने यही पिच किया था कि बैंक को क्रिप्टो से पूरी तरीके से दूर रखो। एक एक करके समझते जाइएगा ध्यान से, बिना पैनिक के। पर यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, ये कोई नया लॉ नहीं है, ये एक रिकमेंडेशन है, कुछ भी ऑफिशियली बदला नहीं है। तो पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि बातों को अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, जिससे कि हम हालात में कैसे चल सकते हैं। क्योंकि देखो, सरकार को चाहिए टैक्स, ठीक है? और जब तक चाहिए टैक्स तब तक आप मुझे बताओ बंद होगा क्या? तो इसको हमें हिस्ट्री से समझना पड़ेगा, बिना हिस्ट्री के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 2013 जब बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ कुछ $100 था, तब इंडिया में शायद ही किसी ने नाम सुना था। आरबीआई ने पहली बार एक सतर्कता नोटिस यानी कॉशन नोटिस निकाला था वर्चुअल करेंसी पे। सोचिए, इतना छोटा मार्केट था फिर भी वार्निंग आई। 2018 आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला, सभी बैंक एनबीएफसी को बोल दिया क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ डीलिंग मत करो। ये डायरेक्ट बैन नहीं था, पर बैंकिंग एक्सेस को खच काट दिया गया। तो एक इफेक्टिव शैडो बैन हुआ ही कहलाएगा ही। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्कुलर को पलट दिया। IAMAI वर्सेस आरबीआई केस। कोर्ट ने कहा कि ये प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट पास नहीं करता है, आर्टिकल 19(1)(z) को वायलेट करता है। यह एक बात क्लियरली समझिएगा, कोर्ट ने क्रिप्टो को लीगल नहीं घोषित किया था, सिर्फ आरबीआई का बैंकिंग सर्कुलर हटाया था। और ये डिफरेंस बहुत लोग आज तक कंफ्यूज करते हैं। यानी बैंक कर सकती है काम क्रिप्टो में, मतलब ट्रांजैक्शन। 2021 सरकार एक ड्राफ्ट बिल लाने वाली थी प्राइवेट क्रिप्टो बैन के लिए। पूरी मीडिया चिल्ला रही थी क्रिप्टो खत्म हो जाएगा। रिजल्ट, बिल कभी पार्लियामेंट में नहीं आया। तो पैटर्न देखिए, हर बार वार्निंग आती है, डर फैलता है, फिर कुछ नहीं होता है। इसलिए इस बार भी समझना जरूरी है कि असल में सिचुएशन क्या है। और चलो मैं डर को यहीं खत्म कर देता हूं। आरबीआई की खुद की पावर नहीं है क्रिप्टो को बैन कर दे कि सिर्फ बोल के, ठीक है? ये आपको मैं यहीं क्लियर कर दूं। अब वो चीज समझो जो 90% कंटेंट क्रिएटर एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इंडिया में क्रिप्टो लीगल है, आप गूगल पे सर्च करके देख लो, इज क्रिप्टो लीगल इन इंडिया? जवाब आएगा यस। ये वर्चुअल डिजिटल एसेट की कैटेगरी में आता है इनकम टैक्स के अंदर, पर क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं। और ये दो अलग चीजें हैं।
और इनका फर्क समझना जरूरी है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कोई भी बिजनेस आपको पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल समझिए, आप एक दुकान पे जाते हो, 1000 रुपए का बिल बनता है। अगर आप 1-1 रुपए के सिक्के भी दे दो तो दुकानदार को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लीगल है, चाहे वो मुंह बना के ही क्यों ना ले, राइट। तो ये होता है लीगल टेंडर का पावर। अब अगर क्रिप्टो भी लीगल टेंडर बन जाए तो मतलब कोई भी दुकान वाला, कोई भी बिजनेस वाला बिटकॉइन में पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आज इंडिया में नहीं है, ना ही कोई इस डायरेक्शन में सोच रहा है। इसीलिए आप दुकान पे कोई सामान जाके क्रिप्टो में देकर सामान नहीं खरीद सकते। तो याद रखिए, टैक्स लगना लीगल होने का प्रूफ नहीं है। सरकार कभी नहीं कह रही है कि क्रिप्टो लीगल टेंडर है, सिर्फ बोल रही है कि प्रॉफिट कमाओगे तो हमको टैक्स दे दो। इलीगल इनकम पे भी टैक्स लग सकता है। टैक्स और लीगल चीजें अलग होती हैं, बराबर। अब इस लीगल टेंडर कॉन्सेप्ट को दुनिया के लिए रियल एग्जांपल से समझते हैं, जो बहुत कम लोगों ने देखा है। अब इसको ऐसे लेकर चलिए, हम एल सल्वाडोर की टाइम में जाते हैं। पहला देश था जिसने 2021 में बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया। प्रेसिडेंट बुकले ने बोला इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, रेमिटेंस आसान होगा। पर फिर क्या हुआ? आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्लियरली कह दिया कि अगर हमसे लोन चाहिए तो बिटकॉइन का मैंडेटरी लीगल टेंडर स्टेटस हटाना पड़ेगा। अब वहां पर एल सल्वाडोर को 1.4 बिलियन डॉलर का लोन चाहिए था। तो जनवरी 2025 में लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉ को अमेंडेड किया और बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं रहा। यानी कोई भी बिजनेस अब इसे एक्सेप्ट करने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है, सिर्फ वॉलेंट्री है। अब इससे क्या सीखा? एक बड़ा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन आईएमएफ ने अपनी लोन कंडीशन के थ्रू एक पूरे देश की क्रिप्टो पॉलिसी को पलट के रख दिया। यही वो कंट्रोल वाला एंगल है जो मैं बार बार बोल रहा हूं। ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक ही पैटर्न है। जहां भी बिग फाइनेंशियल कंट्रोल इन्वॉल्व होता है वहां क्रिप्टो को लेकर बहुत ही खिंचमतानी और रेसिस्टेंस आ जाता है। अब यही बात इंडिया के कॉन्सेप्ट में समझो तो आरबीआई असल में डर किस चीज से रही है? कोई बता सकता है कमेंट में? तो प्लीज जरूर बताएं, जिससे समझ पाएं कि आप क्रिप्टो लवर तो हैं बट इन चीजों को कितना फॉलो करते हैं। आरबीआई को बिटकॉइन से प्रॉब्लम नहीं है, आरबीआई को प्रॉब्लम है कंट्रोल खोने से। इसको एग्जांपल से समझिए, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, लोन महंगा होता है, लोग कम खर्च करते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। ये है मॉनेटरी पॉलिसी और ये है सच में आरबीआई की बिगेस्ट पावर, जो आप हमेशा सुनते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, क्या होगा, कैसे होगा। अब सोचो कि अगर कल इंडिया के करोड़ों लोग रुपए की जगह डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन में ट्रांजैक्ट करने लगे तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या घटाएगा? फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन रुपीज में हो ही नहीं रहा है। यही आरबीआई की 30 जून 2026 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में भी लिखा है कि अगर फॉरेन करेंसी स्टेबल कॉइन का यूज बढ़ता है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांजिशन को कमजोर कर सकता है, पेमेंट सिस्टम को फ्रैगमेंटेड कर सकता है। तो आरबीआई सिर्फ डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन से ही नहीं, रुपीज बेस्ड प्राइवेट स्टेबल कॉइन से भी उतना ही सावधान है, क्योंकि दोनों ही आरबीआई के करेंसी को तकलीफ में दे सकती है, उनके पावर को तकलीफ में दे सकती है। आई बात समझ में? क्योंकि आरबीआई के पास कहीं ना कहीं तो एक्सक्लूसिव राइट है ही दोस्तों। अब अगर नंबर की बात करते हैं तो ग्लोबल स्टेबल कॉइन मार्केट में ऑलरेडी 311 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है जुलाई 2026 तक। आरबीआई इस स्केल को देखकर ही नर्वस हो चुकी है। अब एक चीज जो कोइंसिडेंस नहीं है, एक तरफ आरबीआई बोलती है प्राइवेट क्रिप्टो रिस्की है, दूसरी तरफ वही आरबीआई अपना डिजिटल रूपी ई रूपी खुद पुश कर रही है। दिसंबर 2022 से लॉन्च होने के बाद 15 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं कि नहीं हुए? मैं वीडियो बनाता हूं, देखा ही होगा। नहीं तो भैया फॉलो करते रहो। सवाल यह है कि अगर डिजिटल करेंसी ही प्रॉब्लम थी तो डिजिटल रूपी क्यों लाई? आंसर सिंपल है, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, कंट्रोल नेटवर्क का है, किसी एक अथॉरिटी का नहीं। और डिजिटल रूपीज सेंट्रलाइज्ड है, पूरा कंट्रोल आरबीआई का है। तो डिफरेंस टेक्नोलॉजी का नहीं है, डिफरेंस अथॉरिटी का है।
इस बात को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये सब न्यूज आपको परेशान करती रहेगी और जब तक ये वीडियो क्लियर नहीं होगा आपका डर कभी खत्म नहीं होगा। और ये भी सच है कि एडॉप्शन अभी भी कमजोर है। ई रुपीज के सिर्फ 1 करोड़ यूजर है, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन का 0.42%। आरबीआई के अपने चेयरमैन ने पब्लिक में कहा था कि ई रुपीज अभी भी प्राइवेट क्रिप्टो जैसा फ्लरिशिंग एसेट नहीं बन पाया है, राइट? तो भैया सरकार कोशिश भी उतना नहीं कर पा रही है कि भैया फ्लरिंग एसेट बने। अब दूसरी तरफ देखिए, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है वो क्या है पता है? सरकार का अप्रोच। जब आरबीआई बैन मांग रही है तो सरकार ने बिल्कुल अपोजिट रास्ता लिया है। बैन का नहीं, टैक्सेशन का, इन्फोर्समेंट का, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था। क्रिप्टो गेन पे फ्लैट 30% टैक्स है प्लस 1% टीडीएस हर एलिजिबल ट्रांसफर पर, है ना? और लॉस सेट ऑफ अलाउड नहीं है, मतलब अगर लॉस होता है तो उससे प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। और क्रिप्टो के टैक्स रूल की मैंने वीडियो बनाई है जो आपको दिख रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा क्रिप्टो में टैक्स कैसे भरना है, वरना नोटिस आएगी, बता देता हूँ। और ये इन्फोर्समेंट सिर्फ कागजी नहीं है, सीबीडी के नज कैंपेन के थ्रू जोक एक्सचेंज डेटा, टीडीएस फाइलिंग, एनुअल इन्फॉर्मेशन, सेटलमेंट, क्रॉस सेटलमेंट करता है। तो अभी तक 44,000 से ज़्यादा नोटिस भेजी जा चुकी है उन लोगों को जिन्होंने अपनी क्रिप्टो इनकम डिस्क्लोज नहीं की। जो मैंने कहा वो वीडियो देख लेना, इसमें 888 करोड़ का अनडिस्क्लोज्ड वीडियो इनकम आइडेंटिफाई हुआ है। और ईडी ने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में 4,189 करोड़ से ज़्यादा के लिंक्ड प्रोसीड अटैच किए। तो आप क्रिप्टो ट्रेडर हो तो सोचो कि टैक्स भरना कितना जरूरी है और कितने सही तरीके से भरना जरूरी है। अब यहाँ लॉजिक समझिए, अगर सरकार क्रिप्टो कंप्लीट इलीगल मानती तो उससे इतनी डिटेल में टैक्स करने का, तरह तरह का रिपोर्टिंग रूल बनाने का बवाल उठता, सवाल ही नहीं है। ये खुद इस बात का सिग्नल है कि अभी के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है, इनका कोई प्लान बैन का नहीं है, बस टैक्स देते जाओ, मजा लेते जाओ। पर इस हेवी टैक्स का एक साइड इफेक्ट भी है। Second thing that has happened is that 73% of India's crypto trading volume in financial year 25 has moved to offshore exchanges. What has further happened is that 180 virtual digital asset startups have moved to countries like Dubai and Singapore. And as a result, यूनियन बजट 2026-27 की डिबेट में एमपी राघव चड्ढा ने बताया कि इंडिया के क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम का 72.7% अब ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे चला गया। 180 से ज्यादा इंडियन स्टार्टअप देश छोड़कर बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब जो कंट्रोल और टैक्स के लिए लगाया था वही ऑफशोर जा रहा है, जहां ना टैक्स मिलता है ना ट्रैकिंग। लेकिन उस वीडियो में भी मैंने बताया सरकार राघव चड्ढा के उस स्टेटमेंट को समझ चुकी है और उसने कुछ आगे की प्लानिंग कर रखी है। यानी आप ऑफशोर जा रहे हो तो भैया सतर्क हो जाना, यानी वो वीडियो देख लेना। अब असली सवाल वापस, आरबीआई बैन क्यों नहीं कर पाती है चाह कर भी? तो पहली बात, लीगल पावर ही नहीं है। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था शांति के लिए। 2020 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लोर बन चुका है। कोई भी फ्यूचर रिस्ट्रिक्शन का प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट पास करना होगा, फॉर्मल बेंच सिर्फ पार्लियामेंट ला सकती है, आरबीआई अकेले नहीं। दूसरी बात, प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट मुश्किल है। वीपीएन है, कोल्ड वैलेट है, P2P ट्रांजैक्शन है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली रोकना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है। चाइना ने भी बहुत बार रिस्ट्रिक्शन लगाया, पर ग्लोबल क्रिप्टो एक्टिविटी कभी रुकी ही नहीं। और चाइना जैसा देश अगर ना कर पाए तो आपको लगता है पॉसिबल है? तीसरी बात, ग्लोबल जो कहानी है वो आपको शायद या तो पता नहीं है, मैं बता दूं, यूरोप अपना MiCA रेगुलेशन ला चुका है, यूएस और यूके भी रेगुलेशन की तरफ जा रहा है। और आप बार बार सुनते होगे या मेरे रील को फॉलो करते होगे तो यूएस बैंक की तरफ नहीं जा रहा है, रेगुलेशन की तरफ जा रहा है। इंडिया जो यूपीआई जैसा वर्ल्ड क्लास पेमेंट सिस्टम चलाता है, इस मामले में अकेला अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है। अब कहोगे आगे क्या हो सकता है? तो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ना कंप्लीटली बैन होगा ना कंप्लीट फ्रीडम मिलेगा। जो डायरेक्शन अभी तक के एक्शन से दिख रहा है वो है हाई टैक्स, हाई कंप्लायंस, हाई सर्विलांस के सेंस में बोला, ये जो बाहर जा रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के लाएंगे, और लिमिटेड बैंकिंग इंटीग्रेशन, मतलब यूज कर सकते हो पर पूरी तरीके से हम गर्दन पकड़वा के काम करवाएंगे और टैक्स भी नोचते रहेंगे बस, राइट? हो सकता है मेरी बात कुछ बुरी लग जाए कुछ लोगों को, माफी चाहूंगा, बट ऐसा ही हो रहा है। तो पार्लियामेंट पैनल इस महीने फिर मिलेगी और मानसून सेशन में एक रिपोर्ट आने वाला है जो इस पूरी डायरेक्शन को और क्लियर करेगा। तब तक के लिए कोई नया लॉ नहीं है, क्रिप्टो लीगल है, बस रिस्क आपका है। तो अगली बार जब कोई हेडलाइन आती है ना कि आरबीआई वांट क्रिप्टो बैन, पैनिक मत कीजिए, इस वीडियो को फिर से देखिए, पूरा देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
ठीक है, बस फोकस कीजिए क्या नया लॉ आया है, क्या पार्लियामेंट ने पास किया है, या आरबीआई आके वही बात बोल कर जा रही है। ठीक है, तो एक लाइन याद रखिए, ये लड़ाई बिटकॉइन और रुपीस की नहीं है, ये लड़ाई है कंट्रोल और फ्रीडम की। ठीक है, तो मेरी नजर से बस टैक्स देते रहिए, सही तरीके से इनकम टैक्स भरते रहिए और क्रिप्टो में ट्रेड करते रहिए। कॉइन D6 में अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, मेरे लिंक से ट्रेड करने पर डिस्काउंट मिलेगा आपको। क्या हम सिखाते भी हैं, लाइव सेशन भी देते हैं, टेलीग्राम में ऐड करेंगे और आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर क्रूड में ट्रेड कर सकते हो, यूएस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो लोएस्ट फी पर कॉइन D6 में। और प्लेटफॉर्म एकदम स्मूथ है, INR में दोगे, INR में लोगे, 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों का डर खत्म कीजिए।